हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस बच्चों, आज हम इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। यानी हमें एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन और हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अब इसमें बच्चों हमें यह बताना है कि हमें लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, तो उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि उस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी मिलेगी हमें और उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी मिलेगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने एक गिवन लाइन मान ली बच्चों कि हमारे पास गिवन लाइन जो है वो एल है और एल की जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, वो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन की एल की इक्वेशन हो गई बच्चों। अब आपको करना क्या है कि बच्चों एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उसके पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एल। हमें एक लाइन एल गिवन है, उसके पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एल लाइन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब पैरेलल लाइन बच्चों होती क्या है, ये आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर ये लाइन एल है और एल की इक्वेशन अगर आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन बच्चों ये L1 हो जाएगी और L1 की जो इक्वेशन है वो हमें बच्चों निकालनी है। पैरेलल लाइंस के बीच का बच्चों एक रिलेशन ये होता है कि दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी आप इन्हें कितना भी आगे बढ़ाते जाएं, तो जब आप इन्हें आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगी, एक जैसी चलेंगी। अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूं पैरेलल लाइंस का, तो हम बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक। आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। रेलवे ट्रैक क्या होता है कि रेल जैसे चलती है तो उसके जो टायर्स के बीच में डिस्टेंस होती है, व्हील्स बोलते हैं हम उन्हें, टायर्स नहीं बोलेंगे बच्चों, जो रेलवे के व्हील्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है, तो वो ट्रैक पर मूव करते रहते हैं। तो रेलवे ट्रैक जो होता है बच्चों पैरेलल होता है। अब आप देखेंगे कि पैरेलल में एक और कंडीशन होती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। यानी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। अगर पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस डी है तो बच्चों वो थ्रू आउट द आप कितना भी उसे आगे बढ़ाते जाए प्लेन में तो वो कितनी रहेगी, डी ही रहेगी। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बच्चों, हमने यहां पर लिखा है कि इक्वेशन ऑफ एल कितनी है बच्चों। इक्वेशन ऑफ एल है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब बात आती है कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देखिए अगर पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि आपने पढ़ रखा है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने यहां बच्चों यहां पर क्या करा, कंसिडर अ लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L। हमने क्या करा, एक लाइन L1 कंसिडर करी बच्चों जो लाइन L के पैरेलल है। अब हम यहां पे लिखेंगे वी नो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है। यानी अगर पैरेलल लाइन चल रही है तो उनकी स्लोप बराबर होगी। यानी स्लोप ऑफ एल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा बच्चों। तो स्लोप ऑफ एल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L1, यही हो जाएगा बच्चों। अब एल की स्लोप मान लीजिए कि हम m मान लेते हैं और L1 की स्लोप हम मान लेते हैं बच्चों m1। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1। अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी लाइन का बच्चों स्लोप कैसे निकलती है, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट। तो ये हो गया माइनस ऑफ a ओवर b। बच्चों स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ y। यानी जब भी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाएगी और आपको क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप निकालने के लिए आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यही हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, आपने निकाल लिया। स्लोप आपको पता लग गई कि स्लोप क्या होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x आप देखेंगे लाइन की इक्वेशन में तो a है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है b, तो माइनस का a ओवर b। तो m1 की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, माइनस का a ओवर b। यानी जो पहले लाइन की स्लोप है वो आ गई आपके पास माइनस a ओवर b। अब आपको पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, स्लोप दिए तो, क्योंकि स्लोप है तो अगर इंटरसेप्ट पता हो तो, या फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर सकते हैं। दो में ही बच्चों स्लोप यूज हुई थी। हमने जब लाइंस की फॉर्म पढ़ी थी बच्चों तो उसमें हमने देखा था कि लाइंस की फॉर्म का मतलब क्या हो रहा था कि हम लाइंस को अलग अलग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा था कि दो तरीके की फॉर्म मेजरली जनरेट हो रही थी। पहली जो स्लोप को लेकर बन रही थी, तो स्लोप को लेकर दो तरीके की फॉर्म थी बच्चों, एक तो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरी थी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म की। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में बच्चों हमारे पास हमने यहां पर एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया x1, y1 की वो लाइन पर आ रहा है। अब बच्चों यहां पर हमें स्लोप तो मिल गई, ये हो गई आपकी स्लोप ऑफ L1। अब हमने करा कंसीडर पॉइंट P x1, I1, x1, y1 ऑन लाइन L1। अब हमें इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो y माइनस y1, m की वैल्यू कितनी है बच्चों, स्लोप की वैल्यू कितनी आई, माइनस का a ओवर b, और यहां से आ गया बच्चों x माइनस x1, यही हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b का इंटू यहां पे हो जाएगा, तो by माइनस by1 इक्वल्स टू माइनस ax प्लस ax1, यही हो गया बच्चों। b का इंटू करो तो by माइनस by1 इक्वल्स टू माइनस ax, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका ax1। अब ax को बच्चों हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस by माइनस by1 माइनस ax1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहां पर बच्चों ax प्लस by आ गया और आगे क्या आ गया, माइनस by1 माइनस ax1। अब बच्चों ये आ गया, यानी ये तो जो आपके पास है वो कांस्टेंट पार्ट है। तो कांस्टेंट पार्ट ये पूरा आ रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा। तो बच्चों लिहाजा लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बच्चों किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई जो L के क्या है, पैरेलल है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको। दोबारा समझिए बच्चों, हमें क्या करना था, एक लाइन L दे रखी थी, लाइन L की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो बच्चों हमने इसके पैरेलल एक लाइन L1 मान ली। अब हमें पता है कि पैरेलल लाइन में एक प्रॉपर्टी होती है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो हमने क्या करा, स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L1। L की स्लोप निकालने के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस का a ओवर b आ गया, यही m1 हो गया बच्चों। तो L1 की स्लोप हमारे पास निकल कर आ गई माइनस का a ओवर b। अब हमें बच्चों इक्वेशन निकाल ली थी L1 की, तो हमने इस पे एक पॉइंट P x1, y1 कंसीडर कर लिया। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, स्लोप। अब हमने ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ले ली, क्योंकि हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने लाइन की इक्वेशन देखी, तो वो आ गई y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये आ गया बच्चों y माइनस y1, m की वैल्यू हो गई माइनस का a ओवर b, और यहां पर आ गया x माइनस x1। तो ये हो गया बच्चों by, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b की वैल्यू इधर लिया, माइनस by1 माइनस a को अंदर इंटू करा, माइनस ax माइनस माइनस प्लस हो गया ax1। ax को इधर उठा के लाए बच्चों, तो ax प्लस by, ये बच्चों माइनस by1 इधर आ गया माइनस ax1। अब आप देखेंगे कि माइनस by1 और माइनस ax1 पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्लेस करके मैंने बच्चों क्या लिख दिया, एक लैम्डा लिख दिया, क्योंकि x1 y1 तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, a और b तो चलिए हमें लाइन की इक्वेशन से पता लग जाएंगे। अब x1 y1 तो हमने कंसीडर करे थे ना, उसके बारे में हमें कुछ पता तो है नहीं है, तो हमने उसे क्या करा, पूरे कांस्टेंट पार्ट को लैम्डा कंसीडर कर लिया। तो ये हो गया बच्चों ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई। ये बच्चों क्या हो गई, पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई। तो L1 की इक्वेशन निकली ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देखेंगे कि जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन इसके निकली है, यानी लाइन पैरेलल टू L1, तो L1 बच्चों निकला है आपके पास ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है बच्चों कि जब भी हम लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो वहां से हमें एक चीज पता लग रही है, क्या, कि पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह लैम्डा लिखना है।
आप देखिए ax लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस, by की जगह by, बस कांस्टेंट पार्ट हटकर उसकी जगह क्या आ गया है, लैम्डा आ गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात आती है बच्चों की लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपके पास कंडीशन गिवन होगी, यानी जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो वहां पर क्वेश्चन को, तो वहां पर एक कंडीशन गिवन होगी कि जो आपको लाइन निकालनी है वो किसी पॉइंट से पास होकर जा रही है, या फिर इसका इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पर रही है, या फिर ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। एक्स वाई जेड आपको कोई ना कोई एक कंडीशन दे रखी होगी जिसको आप उसमें पुट करेंगे लाइन L1 की इक्वेशन में, वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो एक समराइज फॉर्म में अगर आप समझोगे कि ये तो पूरा मेथड हो गया, वो आपको मैंने मेथड बता दिया कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, लेकिन आप अगर इन शॉर्ट आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास एक लाइन L दे रखी है और वो कहेगा कि इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों अगर हम इसकी एल्गोरिथम लिखना चाहें तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो हमारे पास बच्चों मेथड हो गया। अब अगर वो डायरेक्ट बात करे कि हमारे पास एक लाइन L आ जाए और वो कहे कि एक एल्गोरिथम लिख के बता दो, यानी एक ऐसा तरीका बता दो कि डायरेक्ट हम उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन को निकाल सकें, तो हम कैसे उसको निकाल कर दिखाएंगे बच्चों को। देखो तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि कंसीडर करते हैं बच्चों, तो यहां पर बच्चों हमने कंसीडर करा, कंसीडर अ लाइन L ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है बच्चों। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L फाइंड करने के लिए बच्चों देखो एल्गोरिथम में बच्चों स्टेप 1 रिप्लेस द कांस्टेंट टर्म बाय लैम्डा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म को, किससे, लैम्डा से, और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लैम्डा से रिप्लेस करना है। स्टेप 2 पुट कंडीशन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट पार्ट को रिप्लेस करना है बच्चों लैम्डा से, इसके बाद जो कंडीशन दी होगी उसको आपको पुट करना है, वहां से आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सो थ्रू दिस यू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो यहां से आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल में है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों एल्गोरिथम में, सबसे पहले आपने पढ़ा बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म को बाय लैम्डा से। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, पहली बात। सेकंड आप क्या करेंगे, कंडीशन पुट कर देंगे, कंडीशन जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी वहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे आप, लैम्डा की वैल्यू जो भी इसमें आएगी वो आप पुट कर देंगे वहां से। तो थ्रू दिस यू कैन गेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। समझ में आया बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या था हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अब ये तो बच्चों पैरेलल वाली कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि पैरेलल ना निकालकर हमें कैसे निकालना है बच्चों, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है बच्चों, पैरेलल हो गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन दी है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए कि बच्चों लाइन L ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर हम L1 बच्चों एक लाइन ले लेते हैं जो उसके परपेंडिकुलर होगी, तो L1 बच्चों हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे परपेंडिकुलर बच्चों M पे जाके गिराएगी। इस लाइन को हमने L1 कंसिडर कर लिया। अब बच्चों हमें यह पता होता है कि जैसे
दो लाइन हमें दे रखी है पैरेलल, तो हमने देखा था कि उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। हमने लिखा था स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये लिखा था बच्चों। इसी तरह से परपेंडिकुलर का बच्चों हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर मैं इसकी स्लोप m मान लूं और इसकी स्लोप अगर मैं m1 मान लूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ लाइंस L and L1 आर परपेंडिकुलर, सो m इंटू m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब भी लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1। ये हमने बच्चों स्लोप वाले कंसेप्ट में पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा था कि बच्चों जब भी लाइंस कैसी होती थी, परपेंडिकुलर होती थी, तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता था वो किसके इक्वल होता था, -1 के इक्वल होता था। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने कंसिडर लाइन L कर लिया बच्चों। अब हमने यहां पे मान लिया कि इसका स्लोप m है, विथ स्लोप m। एक हमने लाइन मानी L, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उसकी स्लोप बच्चों हमने क्या मान ली, m मान। अब बच्चों m कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये हो जाएगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस का a ओवर b। तो m की वैल्यू तो आपके पास आ गई बच्चों। अब हमने लिखा लेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L, परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब इसकी स्लोप बच्चों हमने क्या मान ली, विथ स्लोप m1। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे वी नो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, m इंटू m1 इक्वल्स टू -1। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, -a ओवर b इंटू m1 इक्वल्स टू -1, कैंसिल हो गया बच्चों। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, b ओवर a। तो यहां से बच्चों आपको इस वाली लाइन की स्लोप मिल गई b ओवर a। अब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। अगेन इस लाइन पर आप एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए p(x1, y1)। अभी हमें नहीं पता x1 y1 क्या है, हमने उस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। यहां से बच्चों आपको m1 मिल गया। अब हमने क्या करा बच्चों, इफ यहां पर हमने मान लिया कि कंसिडर पॉइंट p x1, y1 ऑन लाइन L1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ये बच्चों आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, L1 की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। अब L1 की जब आपको इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो पॉइंट ऑफ स्लोप मिल जाए या इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप मिल जाए, अगर स्लोप है तो। अब यहां पर हमें स्लोप मिल गया बच्चों, पॉइंट मिल गया, तो हम लाइन L1 की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू b ओवर a हो जाएगा बच्चों, और x माइनस x1, a का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ay माइनस ay1 इक्वल्स टू bx माइनस bx1, ये इधर आ जाएगा बच्चों, या उसको उधर ले जाइए, तो bx माइनस ay, ये उधर चला जाएगा, माइनस का हो गया, माइनस bx1 प्लस ay1 इक्वल टू 0। अगेन ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, माइनस bx1 प्लस ay1 पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट है, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं बच्चों। तो इसको हम एक यूनिक कांस्टेंट लैम्डा मान लेते हैं बच्चों। तो bx माइनस ay की वैल्यू प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों इक्वेशन निकल कर आई है वो आपकी L1 की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो आप यहां पे L1 की इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। L1 की इक्वेशन क्या हो गई, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब जो L1 की इक्वेशन बच्चों, ये तो पैरेलल वाली थी, इसको हम रफ कर देंगे, तो परपेंडिकुलर वाली कितनी आ गई, वो आ गई bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये तो एक तरीका हो गया बच्चों कि हमने इक्वेशन निकाली। अब बात आती है कि इक्वेशन कैसे निकली, ये तो हमने समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में हम पूरा मेथड तो करेंगे नहीं। अब एल्गोरिथम क्या होगी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की। जैसे पैरेलल में बच्चों हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी, उसी तरह से परपेंडिकुलर में भी कुछ होगी। तो आप देखिए क्या रिलेशन होल्ड हो रहा है बच्चों। यहां पे लाइन एल की इक्वेशन थी आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही थी बच्चों लाइन एल की इक्वेशन। अब आप L1 की इक्वेशन देखेंगे तो बच्चों L1 की इक्वेशन आ रही है bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
तो आप देखिए कि यहां पे x का कोफिशिएंट a था और y का कोफिशिएंट b था, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में इंटरचेंज हो गया। अब x का कोफिशिएंट जो a था वो y का बन गया, जो y का कोफिशिएंट b था वो x का बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए कि यहां पर x और y के टर्म में प्लस का साइन था, वहां पे x और y के टर्म के बीच में बच्चों किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि x और y के बीच का जो साइन है उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो दो चीजें हमें सबसे पहले पता लगी। सबसे पहली बात थी बच्चों कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को इंटरचेंज कर दिया। सेकंड चीज बच्चों हमें पता लगी कि हमने x और y के बीच का साइन चेंज कर दिया। थर्ड चीज बच्चों हमने कांस्टेंट पार्ट की जगह क्या पुट कर दिया, लैम्डा पुट कर दिया। तो तीन चेंजेस हुए बच्चों वहां पर। जब भी हमें किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो तीन चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला कि कोफिशिएंट ऑफ x, इंटरचेंज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। सेकंड, चेंज द साइन बिटवीन x एंड y। थर्ड, रिप्लेस द कांस्टेंट टर्म बाय लैम्डा। ये तीनों चीजें होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब परपेंडिकुलर लाइन की बच्चों इक्वेशन मिल गई तो अब किसकी वैल्यू निकालने के लिए रह गई, अब वहां पे आपके पास रह गई कि आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जो कंडीशन दे रखी होगी उस कंडीशन को आप पुट कर देंगे इक्वेशन में, वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाए। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए अगर हम एल्गोरिथम लिखते हैं बच्चों इसकी तो क्या लिखेंगे, अब देखिए अगर हमें एल्गोरिथम लिखनी है बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में बच्चों हमें लिखना है तो हमें लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों स्टेप 1, इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। सबसे पहले आप क्या करिए कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y को आप इंटरचेंज कर दीजिए। यानी x का कोफिशिएंट जो a था अब वो y का कोफिशिएंट बन जाएगा, y का कोफिशिएंट जो b था वो अब x का कोफिशिएंट बन जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, चेंज द साइन बिटवीन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। x और y के बीच का आप साइन देख लेंगे, यहां पे प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। आप साइन चेंज कर देंगे। स्टेप 3, रिप्लेस द कांस्टेंट टर्म बाय लैम्डा। अब आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको किससे रिप्लेस करना है, लैम्डा से रिप्लेस कर देना। स्टेप 4, पुट द कंडीशन इन इक्वेशन गेट इन स्टेप 3 फॉर फाइंडिंग लैम्डा। अब आपको स्टेप 3 में जो इक्वेशन मिलेगी, यानी कोफिशिएंट को इंटरचेंज करने के बाद, साइन को चेंज करने के बाद और कांस्टेंट पार्ट को रिप्लेस करने के बाद, अब जो कंडीशन आपको दे रखी होगी उसको आप इक्वेशन में पुट कर देंगे। वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों जैसे ही आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी इसका मतलब हो गया कि आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल गई। आपको किसकी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आप सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, सबको समझ में आ गया। करना क्या था दोबारा समझ लीजिए। अगर पैरेलल लाइन की हम इक्वेशन निकालेंगे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पूरी इक्वेशन वैसे लिखनी है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को लैम्डा से रिप्लेस कर देना है। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए कंडीशन दी होगी, वहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर में थोड़ा सा आपको काम करना है। क्या करना है, बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं करना, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है और साइन चेंज कर देना है। कांस्टेंट पार्ट की जगह लैम्डा पुट कर देना है, वहां से जो इक्वेशन निकलेगी वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी होगी उसको आप पुट कर देंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों।
अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं बच्चों, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 2y + 5 = 0 and passes through the point 5, -6। तो बच्चों वो यहां से कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली है जो कि पैरेलल है। किस लाइन के पैरेलल है बच्चों? वो 3x - 2y + 5 = 0 लाइन के पैरेलल है। और वो किस पॉइंट से पास होकर जा रही है? वो बच्चों 5, -6 वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लाइन बच्चों, अब गिवन लाइन जो होती है हमारे पास, उसको हमने L मान लिया, वो आ गई 3x - 2y + 5 = 0। अब बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल है गिवन लाइन के, तो मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सबको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 2y + लैम्डा = 0। अब ये इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई। कैसे आ गई कि हमने सारी इक्वेशन वैसे लिख दी, 3x - 2y, जो कांस्टेंट पार्ट था 5, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, उसको हमने लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। अब लैम्डा निकालने के लिए बच्चों हमें कंडीशन दे रखी है कि लाइन किस पास से, लाइन जो है वो पास हो रही है एक पॉइंट से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -6, यानी ये वही पैरेलल लाइन है बच्चों, तो ये भी 5, -6 से पास होकर जा रही होगी, यानी ये 5, -6 को सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ इट पासेस थ्रू 5, -6। अब ये 5, -6 से पास होकर जा रही है तो सेटिस्फाई करेगी। तो 3 × 5 - 2 × -6 + लैम्डा = 0। ये हो गया 3 × 5, x की जगह 5 रख दिया, -2 लिखा, y की जगह बच्चों हमने -6 रख दिया, + लैम्डा = 0। तो ये हो गया 15 + 12 + लैम्डा = 0, 27 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास -27। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो वापस आप उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन ही तो निकाल ली थी बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई 3x - 2y - 27 = 0। तो ये बच्चों उस लाइन की इक्वेशन हो गई जो गिवन लाइन है 3x - 2y + 5 = 0, उसके पैरेलल है, और किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, वो बच्चों 5, -6 वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है। क्लियर हुआ आपको? समझ में आ गया बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गया कि हम कैसे निकाल ले? तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन में आपको पता ही है आपको कैसे निकालना है, वहां से आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाल ली। लैम्डा के लिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और आपके पास क्या निकल कर आ गया, आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों। तो सेकंड अनदर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कंडीशन तो अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y + 3 = 0 and passing through the point 1, 3। अब बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है किस लाइन के, x - 2y + 3 = 0 एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट से पास होके जा रही है बच्चों, वो 1, 3 एक पॉइंट है, उससे पास होके जा रही है। ठीक है बच्चों?
अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन की इक्वेशन कितनी है बच्चों हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है बच्चों, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। उस लाइन की इक्वेशन जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते थे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते थे। x का कोफिशिएंट अभी 1 है तो y का बन जाएगा, y का कोफिशिएंट 2 है तो वो x का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और y। देखिए 2y का कोफिशिएंट तब x का बन गया, x का कोफिशिएंट 1 था वो y का बन गया। अब इन दोनों के बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का साइन था तो वो किसका बन जाएगा बच्चों, प्लस का बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आपने क्या करा, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, 2x के आगे आ गया, 1y के आगे चला गया। इसके बाद आपने क्या करा, साइन चेंज कर दिया, माइनस का साइन था उसको प्लस कर दिया, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वल्स टू में आ गया 0। तो ये आपके पास आ गया बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये निकल कर आ गया। अब सेकंड कंडीशन आती है कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए दे रखा है बच्चों किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,3 से। तो हम लिखेंगे इफ इट पासिस थ्रू 1,3। अब अगर ये 1,3 से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 5 हो गया, उधर चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू -5 आ गई तो इस इक्वेशन में आप दोबारा पुट कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई जो गिवन लाइन के यानी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, 1,3 पॉइंट से पास होकर जा रही है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सबको क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, और वो 1,3 से अगर पास हो रही है तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो आपने क्या करा, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, उनके बीच का साइन चेंज कर दिया बच्चों, और कांस्टेंट पार्ट को रिप्लेस कर दिया आपने लैम्डा से। लैम्डा निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी थी 1,3 से पास हो रहा है, पुट करा दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू निकाल के उस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करा दी तो ये आ गया बच्चों। क्योंकि यहां तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस आ गई ना, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट करते जाइए तो बहुत सारी लाइंस निकल सकती हैं। मान लीजिए कि वो ऐसा क्वेश्चन दे देता कि इस लाइन के परपेंडिकुलर 5 लाइन की इक्वेशन निकाली आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ 5 लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो ये आ गई बच्चों। अब इसमें लैम्डा की जगह पुट करते जाइए, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 तो ऑलरेडी है बच्चों, तो 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, कुछ भी कर दीजिए। यानी आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए रियल से, तो जो ये निकल कर आएगी बच्चों वैल्यू वो कैसी आएगी, वो आपको उस लाइन की इक्वेशन देंगी जो गिवन लाइन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अब अगर हमें कुछ ऐसी चाहिए जिसमें कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो उसको हम पुट करके लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वहां से वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से जनरेट होते हैं, यानी ये क्वेश्चंस के बीच में ज्यादा यूज होता है बच्चों। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि बार बार वो ये कह देता है क्वेश्चंस के बीच में जब आप क्वेश्चंस करेंगे कंपटीशन के कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालिए। अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आप पूरा मेथड लगाने लगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहां से ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो आप उसे तुरंत यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर हो बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल between two straight lines when their equations are given। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालना है जब उनकी इक्वेशन दी जाएगी। यानी हमें दो लाइंस यहां पे दी जाएंगी, उन दोनों की हमें इक्वेशन पता होगी। अब उन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या निकालकर दिखाना है, एंगल निकालकर दिखाना है। तो देखिए, तो यहां पर हमने लिखा बच्चों कंसीडर टू लाइंस L1 एंड L2 whose equations are, तो इक्वेशन बच्चों हमने L1 की मान ली a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 की बच्चों हमने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यानी हमने दो लाइन बच्चों कंसिडर करी L1 और L2, उन दोनों की इक्वेशन हमें गिवन है। L1 की जो इक्वेशन गिवन है बच्चों वो हमें क्या गिवन है, L1 की इक्वेशन हमें गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 लाइन की इक्वेशन बच्चों हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइंस की बच्चों हमें इक्वेशन मिल गई। अब वो हमसे ये कह रहा है कि दो लाइंस की आपको इक्वेशन मिल गई, अब इनके बीच में आप एंगल निकालिए। तो बच्चों जब भी हमें दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है तो आप स्लोप वाला फॉर्मूला जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉड में m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। यानी जब भी आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो आपने ये स्लोप वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है। स्लोप में मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब बात आती है बच्चों कि हमारे पास m1 m2 कैसे मिलेंगे। तो देखिए m1 m2 निकालने के लिए बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर जनरल इक्वेशन आपको पता है तो आप m1 m2 निकाल सकते हैं। L1 की स्लोप को बच्चों आप m1 मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का a1 ओवर b1, यही हो जाएगा बच्चों, यानी माइनस x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट। यहां पर बच्चों आप इसकी इक्वेशन को मानिए, उसकी स्लोप m2 मानिए तो माइनस a2 ओवर b2। अब आपको क्या मिल गया, दोनों की स्लोप मिल गई। पहली लाइन की जो स्लोप है वो m1 आई माइनस a1 ओवर b1, सेकेंड लाइन की स्लोप आई बच्चों आपके पास m2 माइनस का a2 ओवर b2। अब बच्चों आप लिखेंगे एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 बी थीटा। लेट कर लिया बच्चों, लेट एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 बी थीटा। अगर हमने ये थीटा मान लिया बच्चों तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड में m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, यही हो जाएगा बच्चों। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू मॉड में माइनस a1 ओवर b1 माइनस माइनस का a2 ओवर b2, ये वैल्यू पुट कर दी बच्चों मॉड क्लोज 1 प्लस माइनस a1 ओवर b1 माइनस का a2 ओवर b2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस बन गया। अब देखिए तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a1 b2, एलसीएम लेंगे तो a2 b1 डिवाइड में आ गया b1 b2, डिनोमिनेटर भी बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा b1 b2 प्लस a1 a2 डिवाइड में b1 b2, b1 b2 से b1 b2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहां से आप देखेंगे बच्चों तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला आएगा मॉड में ऊपर हो जाएगा बच्चों a1 b2, माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूं तो a1 b2 माइनस a2 b1, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में a1 a2 प्लस b1 b2। तो ये आपके पास बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया। अगर आप थीटा यहां से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स मॉड में a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड में a1 a2 प्लस b1 b2। तो ये आपके पास बच्चों थीटा निकलकर आ गया, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज इक्वेशन आर गिवन। तो आप चाहें तो यहां पर a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट करके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उनकी स्लोप्स निकाल सकते हैं m1 और m2 इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो इक्वेशंस अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, ये कर लीजिए, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड में a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 b1 की वैल्यू आपको पहले वाली इक्वेशन से मिल जाएगी, a2 b2 की इक्वेशन सेकंड वाले से मिल जाएगी, उसको आप यहां पे पुट कर देंगे। आप देखिए कि कांस्टेंट टर्म का यहां पे कोई भी यूज नहीं हुआ है। कांस्टेंट टर्म का यूज इसलिए नहीं हुआ है कि बच्चों वो चेंज होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मेजरली जो एंगल फर्क पड़ता है वो स्लोप से पड़ता है, इंटरसेप्ट वाली फॉर्म से नहीं पड़ता कि कितना बना रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट चेंज होते रहते हैं। अगर हमारे पास एंगल सेम है तो उससे दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर हुई बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपके पास हो गया बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब बच्चों मेन चीज इसमें ये आती है कि ये तो हमें पता लग गया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं बच्चों लाइन की, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर लाइन अगर आपके पास पैरेलल है तो आप कैसे पता करेंगे लाइन से ही कि ये पैरेलल है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन से बच्चों तो वहां पर आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते, उस केस में एंगल 0 होता है। तो आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए कि लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में भी आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 1090 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, वो डिफाइंड ही नहीं होता उस पर।
तो उन केसेस को आप क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट है एक्स वाई वहीं से पता लगा लेंगे। वो कैसे देखेंगे आप देखिए, मान लीजिए कि आपने कंसीडर 2 लाइंस करा बच्चों, L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो लाइंस की बच्चों हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली। पहली लाइन हमने L1 मान ली, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन बच्चों हमने L2 मान ली, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइंस की बच्चों हमने इक्वेशन मान ली। अब कंडीशन आएगी बच्चों पहली, इफ L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, यानी अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं तो क्या होगा। अब दो लाइन बच्चों अगर कोइंसिडेंट है, इसका मतलब वो लाइंस एक के ऊपर एक लाई कर रही है, यानी जो लाइन L1 है वही लाइन L2 है। तो उस केस में बच्चों रिलेशन होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 ओवर B2 के, ये इक्वल होता है C1 ओवर C2 के, यानी X के कोफिशिएंट का रेशियो वही होता है जो Y के कोफिशिएंट के बीच का रेशियो होता है, और ये वही होता है जो कांस्टेंट पार्ट का रेशियो होता है। तो जब भी दो लाइन आपके पास कोइंसिडेंट आएंगी यानी वो एक ही लाइंस की इक्वेशन है, तो इनके बीच में एंगल 0 ही बनेगा बच्चों। आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 को, ये बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। अगर ऐसा होगा तो आप लिख देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, क्योंकि एक ही बच्चों एक ही लाइन है। सेकंड होता है बच्चों, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा बच्चों। तो पैरेलल के बीच में बच्चों रिलेशन होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होता है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता है। यानी X के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा Y के कोफिशिएंट के रेशियो के, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होता है। तो आप चेक कर लेंगे बच्चों यहां से कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और वो बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस के बीच में ही बच्चों एंगल 0 होता है, क्योंकि दोनों सेम स्लोप बनाती हैं। M1 और M2 बराबर हो जाता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि मॉड में M1 माइनस M2, तो ऊपर जब M1 और M2 बराबर हो जाएंगी तो 0 हो जाएगा, एंगल वहां पर क्या आ जाता है 0 डिग्री निकलकर आ जाता है। थर्ड बच्चों आप देखोगे, थर्ड होता है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी यहां से आपको कुछ एक अलग एंगल मिलेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में बच्चों क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। वहां पर X के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो Y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होता है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता है बच्चों B1 अपॉन B2 के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो ये बच्चों आ जाता है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट केस है बच्चों वो है परपेंडिकुलर लाइंस। क्या है परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अब दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो बच्चों एक बात हो गई कि M1 into M2 इक्वल्स टू -1। मान लीजिए कि पहली लाइन की जो स्लोप है बच्चों वो M1 है और दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो M2 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है बच्चों। तो यहां से आपको पता लग गया कि M1 into M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब M1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का A1 ओवर B1। M2 की वैल्यू आ गई माइनस का A2 ओवर B2 इक्वल्स टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। A1 अपॉन A2 ओवर B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू -1। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू माइनस का B1 अपॉन B2 इधर आ जाएगा बच्चों। तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 निकल कर आ गया। तो ये आपके पास बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन हो गई कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो आप उसे कैसे पता लगाएंगे। आप F के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, आप Y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अगर वो 0 के इक्वल निकल कर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का जो एंगल होगा बच्चों आप लिख देंगे कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो बच्चों ये वो केस हो गए जहां पर आप कोफिशिएंट से ही बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या एंगल बनेगा। कोइंसिडेंट के केस में 0 हो जाएगा, पैरेलल के केस में 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर के केस में कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसके अलावा वो इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशंस आती है तो आप tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों और वहां से आप एंगल को निकाल लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि लाइन के कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, उनसे ही आप पता लगा सकते हैं और कांस्टेंट टर्म से ही कि लाइंस क्या ऐसा एंगल बनाएंगी। 0 डिग्री और 90 डिग्री तो आपको साफ पता लग जाएगा बच्चों। और अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो आप फॉर्मूला पुट करके क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम आपका बच जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो आप यहां से तुरंत पता लगा लेंगे, तो बच्चों उस केस में आपका क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन आता है बच्चों। तो हमने लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स whose equations are x minus root 3y minus 5 equal to 0 and root 3x plus y minus 7 equal to 0। अब बच्चों आपको दिया है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स whose equations are this। अब बच्चों आप देखिए कि अगर आप यहां पर दो इक्वेशन दिए तो आप क्या करिए, पहले लाइन 1 की इक्वेशन को मान लीजिए x माइनस रूट 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और लाइन L2 आप मान लीजिए रूट 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यही मान लिया बच्चों। अब आप देखेंगे कि यहां पर a1 अपॉन a2 तो 1 बाई रूट 3 और ये रूट 3 बाई 1 है और नेगेटिव का भी है, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो यहां पर एक कंडीशन आ गई कि इंटरसेक्टिंग हो सकता है। अब इंटरसेक्टिंग हो सकता है तो बच्चों आपने क्या करा, अब आपने परपेंडिकुलर के लिए चेक करा। अब पहली लाइन को बच्चों जब आप कंपेयर करते हैं तो किससे कंपेयर करेंगे, आप इसे सिमिलर मानेंगे कि सिमिलर है जो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 के। इसको आप सिमिलर मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के। तो a1 की वैल्यू बच्चों 1 हो गई। अब आपको करना है a1 a2 प्लस b1 b2, ये चेक करना है बच्चों। नाउ अब देखिए a1 a2 तो 1 इंटू रूट 3 प्लस b1 की वैल्यू हो गई माइनस का रूट 3 और ये इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया बच्चों रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पर आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब आपको यहां पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने स्पेशल कंडीशन पढ़ी ली है तो वहां से आपने पुट करके देख लिया बच्चों। तो वहां से आपके पास आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू आ गई बच्चों, ये निकल के ये 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या हो गया कि लाइंस कैसी हैं बच्चों, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना निकल कर आ गया 90 डिग्री। आप इसे वैसे भी समझ सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, रूट 3 इधर आ गया 1 इधर आ गया और साइन भी चेंज हो गया, तो भी ये लाइंस कैसी थी बच्चों, परपेंडिकुलर थी। अब परपेंडिकुलर थी तो बच्चों आप चाहें तो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूले में जो tan थीटा की वैल्यू है बच्चों वो अपॉन में 0 आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री है। और आप चाहें तो उसे यहां से कंडीशन से पुट करके देख सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू 0 आ गई, यानी दोनों लाइंस कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो वहां से हमने एंगल निकाल दिया। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल between the straight lines 3x minus 4y plus 12 equal to 0 and 4x minus 3y plus 7 equal to 0। अब देखिए बच्चों दो इक्वेशन दे रखी हैं तो सॉल्यूशन आपने करा बच्चों, L1 आपने लिखा 3x minus 4y plus 12 equal to 0, L2 आपने लिख दिया बच्चों 4x minus 3y plus 7 equal to 0। अब आप देखिए कि यहां पर a1 अपॉन a2 4/3 और यहां पे वो 3/4 और यहां पे 4/3, यानी a1 a2 b1 b2 के बराबर तो नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इंटरसेक्टिंग हो नहीं सकते बच्चों क्योंकि एक्स वाई के बीच का साइन चेंज है नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये परपेंडिकुलर भी नहीं है क्योंकि साइन चेंज है, साइन डिफरेंस होना चाहिए था परपेंडिकुलर के लिए। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन से तो बच्चों आपको एंगल निकालना पड़ेगा। पहले वाले के लिए आपने स्लोप निकाली तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट -4, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 3/4। सेकंड लाइन के लिए बच्चों m2 आप निकालेंगे तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4/3। तो m1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4 और m2 की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। सो tan थीटा का बच्चों आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, यही पढ़ा है बच्चों। फॉर्मूला पुट कर दिया, m1 की वैल्यू कितनी होगी 3/4 माइनस 4/3 अपॉन में 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया ऊपर एलसीएम आ गया आपके पास 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। डिवाइड में बच्चों 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये नीचे चला जाएगा बच्चों। ये हो गया माइनस का 7 ओवर 24, क्योंकि 9 माइनस 16 माइनस 7 मॉड लग रहा है बच्चों, तो ये कितना हो गया 7/24। तो यहां से आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/24। थीटा कितना निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 7/24।
तो ये आपके पास बच्चों एंगल निकल कर आ गया इन दोनों लाइंस के बीच का, यानी दो गिवन लाइंस हैं तो उनके बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो वो बच्चों हमने एंगल निकाल दिया। अब बच्चों हम मॉड इसलिए लगाते हैं कि हम जो एंगल निकालेंगे वो कैसा निकालेंगे, एक्यूट। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों जब भी हम एंगल निकालते हैं तो हम कौन सा एंगल निकाल कर देते हैं, हम जनरली एक्यूट एंगल निकाल कर देते हैं। अब बात आ गई कि मान लीजिए कि उसने कह दिया कि फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। अब उसने अगला क्वेश्चन दे दिया फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। अब उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया कि ऑब्ट्यूज एंगल निकाली। अब बच्चों आपको पता है कि जैसे एक लाइन है बच्चों, ये हमने एक लाइन कंसीडर कर ली बच्चों, अब हमने ये एक्यूट वाला एंगल निकाल लेते थीटा, तो ये ऑब्ट्यूज वाला कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये एक्यूट एंगल था थीटा, अब आप मान लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल निकालेंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए आपको करना है तो पाई माइनस टेन इनवर्स 7/24 हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल निकल गया, क्योंकि जो एक्यूट होता है बच्चों आपको पता है कि ये एक्यूट है थीटा है, तो ऑब्ट्यूज वाला दूसरा एंगल हो जाएगा। अब पूरे लाइन पे बच्चों दो ही तो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज अगर हम देख रहे हैं तो। अब बच्चों जो एक्यूट वाला एंगल है और पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ऑब्ट्यूज वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से वो वाला एंगल माइनस कर देंगे एक्यूट वाला। तो हमने क्या करा, 180 क्या होता है पाई, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 7/24 कर दिया, तो जहां से जो एंगल निकल कर आएगा वो इन दोनों लाइंस के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज बच्चों आपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे मेरे साथ। पहला कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था बच्चों, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, आप देखेंगे आगे चल के वो, मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइंस में यूज में आएगा, मल्टीपल जगह वो यूज में आता है। जब भी आपको एक लाइन दे दी जाएगी वो कहेगा इसके परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन की इक्वेशन कंसीडर करिए, तो आप तुरंत आप वहां से कर सकते हैं, आपको एल्गोरिथम पता है। तो जो लाइन आपके पास क्वेश्चन की होगी उसकी अगली लाइन में तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिख देंगे, लैम्डा के लिए कंडीशन पुट कर देंगे। सेकंड आपने पढ़ लिया कि दो लाइंस अगर हमें दी जाती हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, उनके बीच का हम एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। आपने रिलेशन पढ़ लिया कि कोफिशिएंट से देखकर हम कैसे बताते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।